नमस्कार दोस्तों। द माइंड टॉक के इस सीरीज में मैं आपके पास एक बड़ी ही बेहतरीन पर्सनालिटी आज लेकर के आया हूं। उनके बारे में अगर एक लाइन में बोलूं तो आप कह सकते हैं कि वो वेस्ट मैनेजमेंट के पितामह हैं एक तरह से हमारे इंडिया में, जब ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट शुरू हुआ और उसका एक पार्ट वेस्ट मैनेजमेंट बना। दैट वाज ऑन द 11th आवर हम्म, कि इसको आज ही सुनना है। जी त्यागी साहब ने कहा मेंबर सेक्रेटरी को कि भाई अभी आया है ना, तो हमको पढ़ने का मौका मिला है नए मेंबर्स को, राइट। तो वी कैन नॉट टेक अप। कि आपकी जो एक द वे यू कम अक्रॉस एज अ वेरी हम्बल पर्सन, उसके बारे में हम बात करेंगे सर। फिर हम आपके बात करेंगे थोड़ा परिवार के बारे में सर। आई वुड बी एक्साइटेड टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर फैमिली। मेरे को आनंद जी 14 साल हो गए हैं ऑडिट करते हुए नैबेट के साथ में। अ, और कई लोगों से मतलब इंटरेक्शन हुआ है, जी बहुत सीनियर से भी और जूनियर से भी, जी। एक्सपीरियंस से भी और नए लोगों से भी। यस यस यस। What we look into the audit from experienced person or anybody who is knowledgeable, how to apply their knowledge in the EIA. और फिर मैं ऑल्सो बोलना चाहूँगा आपको कि सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। और मुझे लगता है कि आज आप ये जरूर कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं उस पर्सनालिटी के बारे में आपको बताता हूँ जिनके साथ आज हम कुछ बातें करेंगे। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, कुछ पर्सनल बातें भी करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट उनमें इसलिए है क्योंकि प्रोफेशनली तो वो बहुत बड़े एक आप कह सकते हैं पिलर हैं इंडियन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। पर्सनली आई लाइक हिम वेरी मच जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि मेरा हमेशा से एक जर्नी रहा है कि मैं सीखता रहूं लोगों से, नॉट नेसेसरली ओनली टेक्निकल बट द पर्सनालिटी ग्रोथ। और इनसे जब मैं मिला एक ऑडिट के तहत जहाँ पे ये मेरा ऑडिट कर रहे थे, तो इनका जो ह्यूमिलिटी है, द वे ही इज सो काम एंड कूल, वो किसी को इंटिमिडेट नहीं करते थे। तो मुझे मुझे ये बड़े ही अच्छे पर्सनालिटी लगे, क्योंकि शायद मेरे अंदर ईगो रहा होगा ज़्यादा। तो जब मैं ऐसे लोगों से मिलता था तो मैं सोचता था कि मेरा ईगो भी थोड़ा कम होना चाहिए। जब ये अगर इस लेवल पे ऐसे हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो आइए मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इन्होंने अपनी जो शुरुआत की वो एनपीसी से शुरुआत की थी 1983 में, और बाद में ये कंसल्टेंसी की तरफ मुड़ गए थे। इन्होंने वेस्ट मिनिमाइजेशन, क्लीन प्रोडक्शन, ग्रीन प्रोडक्टिविटी, आप कह सकते हैं ये चीजें इन्हीं के दौर में शुरू हुई थी। आज के समय ये एक टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी है, सीपीसीबी ने जिसे फॉर्म किया है हैजार्डस वेस्ट पर, उसको ये चेयर करते हैं। ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट हाई पावर्ड कमेटी जो हैजार्डस वेस्ट पे काम करती थी, उसके ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। फॉर्मर मेंबर ये एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई गई थी, उसके भी ये मेंबर रह चुके हैं। रिसाइकलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट का भी एक एमओईएफ ने कभी कमेटी बनाया था, उसके भी ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। ये फैकल्टी रह चुके हैं टेरी के साथ भी। और मुझे लगता है ये बड़ा ही मैंने संक्षिप्त आपको बताया है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इनके पास जाऊं और इनका परिचय आपसे कराऊं और फिर इनसे पूछूं कि और क्या क्या इन्होंने किया है। सक्सेना सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आनंद जी। आज बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। मैंने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा अपने बारे में सर आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दे तो अच्छा लगेगा। आनंद जी, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया कि मेरे पास बताने को कुछ है नहीं, और इतना जैसा आपने कहा वैसा मैं हूँ नहीं। तो क्या है सर, बताइए। मैं बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हूँ, जी और एजुकेशन से मैं जूलॉजिस्ट हूँ, हम्म। लेकिन प्रोफेशन से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे को इंजीनियर बनना पड़ा। हम्म। क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में जब शुरुआत हुई थी इस कंट्री में 1983 के अंदर, जब मैंने एनपीसी ज्वाइन किया था, उस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट हुआ करता था, ना कि मिनिस्ट्री। तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था एनपीसी को। अच्छा मैं रुकता हूँ, उस समय डिपार्टमेंट होता था जी ऐसे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट करके ऐसा कुछ नहीं जी था? जी। तो क्या था उस डिपार्टमेंट का नाम? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट।
ओके, और वो It was under the central government. पार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री? That I don't remember. That you don't remember. हाँ। ठीक है सर, आगे फिर? तो उस टाइम पे था, that was the inventorization of the chemical waste केमिकल वेस्ट। in Gujarat, ओके, Maharashtra and Tamil Nadu. अच्छा, Because they were the three major industrial states. ओके, तो उनके बारे में पता करना था कि what is the status of the hazardous waste or chemical waste generated. And that was the first time we carried out, with the assistance of the experts from NEERI and Baba Atomic Research Center. डॉक्टर गांगुली, वो एक ही गांगुली हुआ करते थे वहाँ पे, और डॉक्टर सुब्रमण्यम, उनके साथ आपने इन्वेंटराइजेशन, वो हमारे मतलब एडवाइजर थे। बट मैं सर अगर आपको रोकूं, अभी आपको मैं वहां नहीं जाने देना चाहता। आपने जूलॉजी से किया ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर आपने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया? पीएचडी मैंने करा टॉक्सिकोलॉजी में। तो आज मैं सोच रहा था आपको डॉक्टर ए.के. सक्सेना कहना चाहिए ना सर। आप यू आर नॉट ए मिस्टर ए.के. सक्सेना, डॉक्टर। नो, बट आपके बायो में वही मैं थोड़ा सोच रहा था कि वेदर यू आर डॉक्टर और नॉट, बट यू आर डॉक्टर। हिंदुस्तान के अंदर ना डॉक्टर खाली एमबीबीएस को ही बोला जाता है। जी। तो सर एक बात बताओ, आप जूलॉजी से क्यों आप वेस्ट की तरफ गए? क्या जानवरों से आपको प्रेम नहीं था कि उनकी भी रक्षा करें एनवायरमेंटली? आप सीधे केमिकल में क्यों आ गए? डेस्टिन कर लीजिए आप बताएं, आपको क्या लगता है? मैंने जो पीएचडी करी थी वो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर करी थी। अच्छा। पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी ऑन द मैमल्स। ओके, ओके। तो दैट वाज रिलेटेड टू द जूलॉजी एज वेल एज द एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। फर्स्ट टाइम जब हमने देखा तो शुरू में तो खैर मैं कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में इंटरेस्ट मेरा जागा। और एट द टाइम NPC had the collaboration with the German government. Okay. GTZ के साथ में they had the project to establish the environment division in NPC. NPC. Okay. NPC. Which is National Productivity Council. Okay. तो उस टाइम पे we had the contract and the employees were selected for the training, long-term training in Germany. In Germany. Okay. So myself and my colleague, Mr. Kuttiyappan was. So it was collaboration between German agency, आपने बोला, and NPC. It was a Indo-German technical project. Led by NPC? Led by NPC. And also because they were working with NEERI. GTZ. No, not NEERI. You were with? I was with the NPC. अच्छा. Yeah. Okay. So you were with NPC. Yeah. Okay. तो GTZ था वहाँ पे. That was a German technical. German technical. Yeah, agency. तो उसके साथ में they were providing us the training, 10 months training. So I selected the waste management. Okay. तो वहाँ से आप waste management? वहाँ से waste management. 1986 में I went to Germany and there I took the training, theoretical in the Hanover University and practical training in Schwabach. That was the hazardous waste management. In the beginning, if I said you are a Pitama of waste management, तो आप मानते हैं ये? If not entire waste management, at least industrial hazardous waste management? I won't say the Pitama, but initiator. Founder members? Maybe, yeah. You can the knowledge base, you can say that. मुझे याद है मैं हिंडाल्को में काम करता था, but I came very late, 94. तो हम लोग रेड मट की बात करते थे। तो अगर आज भी मुझे याद है कि इंडस्ट्री उस समय इन चीजों पे अब काम करना शुरू कर रहा था कि वेस्ट इज नॉट जस्ट अ वेस्ट, इसको हम प्रोडक्ट में यूज करें, ये नहीं है कि सिर्फ ले जाकर के डंप कर दें। मैं थोड़ा सा इस बारे में आपसे बोलना चाहूंगा जी। Being in the productivity organization, we never thought of the waste as a waste. Okay. We consider waste as a resource. Okay. So that was the initiation of the waste minimization by NPC. By NPC first time. Okay. Later it was taken over by CII also. Because when you minimize the waste, of course, naturally you are increasing your productivity. Of course. At the same time, when you are optimizing the resource consumption, then naturally you are reducing the waste generation, as well as the subsequent cost of it towards the treatment and disposal. So that is ultimately increasing your productivity. That was the link between the waste management or the environment protection and the productivity. तो ये जो green productivity and clean technology, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे? बिल्कुल. Green productivity was coined by the Asian Productivity Organization, which is based at Japan.
NPC and NPC is a member of the APO, अच्छा, NPC is member of Asian Productivity Organization. okay. It has the Asian countries. So APO coined this thing, Yeah, and then it was implemented by member because the countries. green productivity includes not only the minimization Okay. but also the control. Okay. Whichever is remaining, Okay. how to control, that is also included. So it's a integrated one. Integrated one. तो सारे member countries ने उसको implement करने Yeah, को सोचा, yeah. conceptualize Yeah, किया. yeah. And I was the appointed as a green productivity expert by the APO to train the APO countries on the green productivity. So when was that, sir? Which year? That was in 1995. Okay, 95. 83 you had joined 83 I NPC, had joined. and then almost 12 years later Yeah, but you were this, doing this, capacity building the, for other countries. yeah, yeah, yeah. Member countries. Maybe उससे पहले से ही मतलब था, but I was involved 94 95 के आसपास में. तो आपने सर NPC किस लेवल से ज्वाइन किया था? एंट्री लेवल? As assistant director. Assistant director. Assistant director. And then you retired as senior director. I took the VRS. Okay, VRS as a senior director. Senior director. Senior director. और इस दरमियान आपने बहुत सारा काम क्लीन प्रोडक्टिविटी, then waste minimization, cleaner production पे. cleaner production. I was the expert from the UNIDO side for the Vietnam to train their persons in the cleaner production. Cleaner production, yes. For 2 weeks and I was in Ho Chi Minh City. तो सर उस दरमियान आपको जो हमारा इंडिया का जो वेस्ट का एक सफर रहा है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं तो वेस्ट हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपने किस नोट पे या आपकी एजेंसी ने, ऑफ कोर्स यू वर असिस्टेंट डायरेक्टर, तो कहाँ से आपने क्या इमेजिन किया था, क्या विजन लेके आप लोग चले थे? आई एम टॉकिंग अबाउट टू काइंड ऑफ वेस्ट. वन इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड अनदर इज इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट. मैंने देखा इंडस्ट्रियल हैजार्डस पे तो काफी काम हुआ, ग्रेजुअली बहुत चीजें आती रही. तो क्या आपने कैसे शुरुआत की थी, क्या सोचा? कोई एक तो विजन लेके चले होंगे उस समय. देखिए, let me tell you that from where this industrial hazardous waste started. जी. You know the 85, the Bhopal gas tragedy. Yes, I do. Everybody remembers. I believe. Everybody knows about that and their consequences. After that, the ministry or at the time department, they initiated to formulate the hazardous waste management rules, as well as the hazardous chemicals management, storage, okay, and handling. Yeah. Acha, it came from there. Okay. Yeah. And I didn't know that, sir. And I was involved in formulating the hazardous waste rules in 1989, first time. अच्छा. उसके बाद में जो ब्लू बुक जो गाइडलाइंस बनी थी, उसमें those guidelines were prepared by me from NPC. तो सर आप हुए ना पितामह. देखिए, हम लोगों ने उसको यूज किया है. मुझे याद है हम ISO भी डेवलप करते थे, तो जो अपना एक लीगल रजिस्टर बनाते थे उसमें ऑल दोज एप्लीकेशन एवरीथिंग. सो नाउ इट इज माय प्रिविलेज टू मीट यू, द पर्सन, द फाउंडर. और फिर जब इसका अमेंडमेंट हुआ 1989 का, तो गाइडलाइंस में से ना कई चीजें उसमें से हटाया होगा आपने, उनमें से ली है, फिर उसी के अंदर रेगुलेशंस के अंदर इंक्लूड की है. ओके. ये जो सारी चीजें जब आप लोग बनाते थे, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव टेकन सम हेल्प फ्रॉम APO एज वेल. No, not at that. Or American system. Only the German experts. अच्छा, German experts. German experts. तो क्या काफी कुछ जर्मन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहां से भी कुछ आपने उठाया? वहां से भी थोड़ा लिया, US EPA से भी. US EPA से भी मतलब काफी उनका स्टडी किया. Try to modify it according to our situation. You can't take it as such. नहीं, possibly नहीं. जैसे for example वहाँ पे था कि 6 tons का मैक्सिमम स्टोरेज रख सकते हैं ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे जो ट्रक की जो कैपेसिटी 10 tons की होती है, so we increased to the 10 tons. Of course, practically possible होती है क्योंकि वहाँ जनरेशन की क्वांटिटी. तो सर उस समय जो आपने विजन लिया था, आपको लगता है आज के जमाने में आप दोनों सेक्टर में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में भी काम किया है? म्युनिसिपल भी काम किया है, तो पर उसमें रूल्स में, हाँ, NPC में we studied the waste generation, characterization, then suggesting the methods of the treatment and disposal for that. पर रूल्स फॉर्मुलेशन में NPC इन्वॉल्व नहीं था म्युनिसिपल के अंदर.
तो ये सब करने के बाद फिर आप किधर मूव किए सर? आपने एनपीसी को रिजाइन किया इन विच ईयर? 2006 2006. So 2006 अक्टूबर में so 23 years you spent I at was NPC. there. हाँ 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 हाँ. And NPC was, I would say, that the pioneer for me in Yes. establishing my profession. तो सर आप रिटायर हुए वॉलंटरी या उन लोगों ने निकाल दिया? Voluntary my वो थक गए होंगे आपको देखते हुए. I took the voluntary retirement. I joined the Ramki नहीं, environment. मुझे लग रहा है वेस्ट सेक्टर ही थक गया होगा कि कितने रूल बनाओगे आप हमारे ऊपर सर, हाउ मेनी टाइम. तो इसलिए The आपने India's first secure landfill facility I was coming was to that. designed Yes, and SLF. I was reading your and bio, developed sir. by me and my colleagues. That was at the Bharuch, I think it happened in around 2001 or something. 1997. 97 it 97. happened. Okay, 97. And that was with the assistance of the German Hmm. experts. मैं देखा हूँ सर. I have been to that SLF. Bharuch हाँ, में जो भरूच का देखे हैं. हाँ Bharuch environment. Because then I was working with IDFC in 2002. So supporting their project. तो जब वो जाते हो आप तो वहाँ वो दिखाते हैं ना कि ऑलरेडी हमारा ये चल रहा है. And Gujarat was a pioneering state. Gujarat is the pioneer. I think they pioneered in all these kind of latest technologies. Yes. And SLF सैनिटरी लैंडफिल का तो Yes. समय कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता था. नहीं गोल्डन कॉरिडोर जो है हाँ, अहमदाबाद टू वापी हाँ, उस टाइम पे तो लैंडफिल जो TSDF का हाँ, हाँ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स का था that was given by GPCB to us first time. Okay. And we identified the sites that where it should be located. मैं देखा हूँ सर. वापी वाला मैं देखा हूँ. And I would like to say one thing, Anand ji. जो भरूच की जो फर्स्ट लैंडफिल जो बनाई थी हमने सेल उसके ऊपर नाउ इट्स a helipad. They have developed the helipad over there. हेलीपैड बना है. Yes. हाँ, मुझे याद है. मैंने वो देखा है. I will send you the picture of that. हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से पंजवानी साहब को आप Panjwani, yes. अच्छा अच्छा. I came in contact with him on a pipeline project. He is a very nice person. हाँ, he is a very nice and very Very humble. humble है, entrepreneurial है. Yes. और उनका विजन भी बड़ा ही बढ़िया था. मैं वो ध्यान देता था उस समय. चलिए तो He has got the AP award now. अच्छा 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 अच्छा. नहीं, बड़े सीजन प्लेयर थे सर. ये भरूच इको एक्वा करके एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जो नर्मदा रिवर में नहीं डालना है सी में. आई वाज डूइंग ड्यू डिलिजेंस ऑन बिहाफ ऑफ IDFC. वी वर गिविंग मनी. एक डायोक्सिन के टेस्ट के लिए 5 लाख लगता था. हमने बोला ये जरूरी है. प्रेसिडेंट उसके तैयार नहीं होते थे. आई स्टिल रिमेंबर रेस्टोरेंट में वो उड़ जाते थे. मिस्टर आनंद आई एम नॉट गोइंग टू डू. देन ही वुड से नो बैठो बैठो बैठो. इवेंचुअली दे एग्रीड क्योंकि लोन कंडीशन हमने डाला था कि भाई कराना है. डायोक्सिन तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना आपका. चलिए सर, इससे आगे बढ़ते हैं. तो आपने 2007 में यू क्विट वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम NPC एंड देन यू मूव टू वेयर? Ramki Enviro. Ramki Enviro. Yeah, I was the head of the North Zone. Okay. In Delhi. Okay. On the consultancy side, Ramki Enviro engineers. Because Ramki was also involved in the waste management. In the waste management projects, I believe. The first one is starting from Hyderabad. तो आप उसके लिए आप वहाँ पे गए या in general? I visited their facility when it was under construction. Okay. When I was a member of Supreme Court High Power Committee. Okay. Okay. And Ayodhya wanted me since very beginning. Ki Saxena Sahab, I want you because I want good, talented and experienced persons in my company. So I thought that let me give a break here from NPC and join the private organization. अब यहाँ मैं बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछने वाला हूँ सर आपसे. जब आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी में तभी से अयोध्या रामी रेड्डी आपको लेना चाहते थे या उन्होंने बाद में आपको बोला? नहीं, उसके पहले से. उसके पहले से. तो थोड़ा आप सॉफ्ट हार्ट नहीं हुए होंगे उनके लिए जब आप उनका प्रोजेक्ट विजिट कर रहे होंगे और मॉनिटर कर रहे होंगे? नहीं, मॉनिटर में we at that time we just visited the site because that was the first time. And they were constructing with the help of Australian government. हाँ, ऑफसेट के साथ में. So we wanted to have some facility in our country to demonstrate apart from the Gujarat. Okay. Gujarat the first time थी. Yes. And then it started in the. So what was the role of monitoring members? No, not the monitoring. It was to study and the High Court Committee. What is the status of the implementation? Okay. And identify the gaps and suggest the measures must be adopted.
That was the purpose. So in a way, it was a positive approach towards It the was a entire thing. positive It was not like, going and inspecting and then saying कि नहीं ये No, आपने ये नहीं किया वो no, नहीं किया. no, It was not a blame game type. no. Basically, you were pushing Pushing. the progress of the whole thing. रेड्डी साहब तो खैर ही गजब आदमी, मतलब मैं पर्सनली आपको होता हूँ उनको बड़ा लाइक करता हूँ. That's why I believe he has expanded so much. He has spent. You know, Presently, he is a Rajya Sabha member. He is a Rajya Sabha member. Yes, yes. अच्छा, ये नहीं पता सर. I still remember those days जब हम ड्यू डिलिजेंस के लिए वहाँ पे गए थे. The way he presented his entire that waste management premises and the way he was taking questions. Wonderful, wonderful, wonderful. When I was the ESC आप तो खैर बहुत बड़े मेंबर होके गए थे. मैं तो एक ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर होके गया था. But he gave equal, kind of respect and everything. नहीं, ESC जब मेंबर थे हम, जी तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब पहली बार बना था 1997 के अंदर, ये भी जी जी जी. कमेटी बनी थी, तो इनका केस आया था रामकी का. Okay. They wanted to set up the pharmacity in Vizag. Uh-huh. So that project was rejected 2-3 times. Mhm. So KSM Rao, he was so frustrated. I think he was the director. He of was that the company, director, huh? yeah, and who was involved in the Mumbai waste management अच्छा, facility. TSDF. Yeah, TSD. Okay. He was so frustrated at the end. He said, "Sir, आपको करना हो तो करिए, नहीं तो मत करिए." अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट कमेटी के पास क्यों जाता था ये प्रोजेक्ट? यू आर सेइंग वो प्रोजेक्ट उनके पास गया? कौन सा? नहीं, EAC के पास आया. नहीं, EAC के पास हाँ, में आए थे EAC वो, के पास. क्लियरेंस के लिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए. Yes, yes. वंडरफुल. तो वहां से आपने रैमकी का फिर नॉर्थ इंडिया का ये सारा बिजनेस Yeah. Not only waste management but other But projects other, as well. because I was the head of the You were head. office, so I was the vice president here. और उसके बाद सर क्या हुआ, फिर आपने रैमकी को कब छोड़ा? Ramki 2011 में I took the superannuation, Okay. and अक्टूबर में superannuation हुआ. Okay, तो वो 4 साल आपके कैसे गुजरे? 5 साल था. 5 साल. That was very hectic and innovative also in a sense, because I had to work in a different area, Not only area, different way. different ways, NPC एक तरह से government organization, then here Yeah. completely private. and completely private. But I think Mr. Reddy would have given you a lot of freedom and Yeah. And at that time, I also learned water supply scheme. water supply scheme. Okay. The first project which we got from the Rajasthan, Mhm. that was the benchmarking rural water supply scheme. Okay. It was the biggest project in Ramki in consultancy, 8 crore. Okay. So, Then at that time, then around 2010. 2009, I can understand huge quantum of money it was. I also prepared what scheme should be there. What a scheme should be. So that was a new area. Yeah, Totally. It's a new area, sir. तो उसके बाद जब आप आए सर, you came out of Ramki with superannuation, then you became EAC member, is it? No, EAC member तो पहले से था, since 1997 to 2010. How can you be EAC member? ना नहीं हो सकते ना, जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं. EAC member तो हो सकते हैं. अच्छा. Yes. But being a committee member, आप definitely जब हॉलो प्रोजेक्ट में आप बैठते हैं तो एक फ्रेंडशिप हो ही जाती है. मान लीजिए मैं भी मेंबर, आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आप indirectly एक्सप्रेस कर सकते हैं. Let me give you an example. जी सर. NPC was also providing the consultancy and also preparing the EIA reports. There was a case where NPC other office prepared the EIA and came to the EAC for the clearance. I was a member also, and when it came for the clearance, there a lot of objections or observations were made by me in the project. Unfortunately, that project belonged to some state which was influenced by some top persons. And later on, ministry, not the ministry, the secretary informed to our DG, except your person, nobody raised any objection. Our DG was the IAS. Yes. So he called me,
Saxena, why this has happened? When he knew that our organization had prepared the reports, and why did you take? I said, sir, I am wearing two hats. One, I am head of the department here, and second is a member of the EAC. So if I don't do the justice there, then it is not fair from my part. So I have to be fair on both the sides. I had informed my office earlier that these are the lacunas. Please rectify. Okay. So they did eventually, and Yeah. the project got clear. Yeah. That's good. So that comes to your integrity. I can understand that you are a quite integral personality. So on that note, I am just stopping here because इसको आगे नहीं खींचेंगे. Yeah. But आपने बोला कि आज के ज़माने में ये conflict हो सकता है because integrity matters a lot. और वो आसान नहीं होता उसको maintain करना. And because of that, I resigned from the committee अच्छा. in 2010. Okay. Great sir. तो EAC में आप कितने साल रहे सर? 13 साल. 13 साल वहाँ भी आपने रहे EAC में, और उसके बाद आप मूव कर गए NABET Quality Council of India. After retirement from RAMT. तो NABET बनाने में भी आपका कुछ रोल तो नहीं था सर? नहीं. In the previous one with YK Saxena sir, we were talking कि जब NABET का फॉर्मेशन हो रहा था तो हमारे घोष साहब थे और CSE में चंद्रभूषण साहब थे और कुछ और लोग भी थे, तो उनका तो आपका उसमें कोई रोल नहीं था. But you straight joined NABET as auditor, as an assessor. As assessor. In November 2000. कोई experience आपका EAC के उसमें सर? Would you like to share something? Because your podcast is going to be watched by many youngsters as well. हमारे podcast में पहले भी 1-2 youngster आए थे, and they are looking up to people like you कि आपका क्या मैसेज है, क्योंकि उनको आजकल बड़ा ही डिप्रेसिंग लगता है, क्योंकि बातें तो बहुत हो रही हैं और चीज़ें जब वो करने जाते हैं उनको कुछ ऐसा फ्रेश करने को मिल नहीं रहा है. आपके पास है एज ए मेंबर ऑफ EAC, आपने क्या अच्छा पाया, क्या शायद वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता था, समथिंग इन शॉर्ट? देखिए, हमारे EAC के जो चेयरमैन थे PC त्यागी जी, he was very intelligent, very particular, because there were 11 members in the committee and each one of the different area. He had told very categorically, you will speak only in your area, not in others, because you are expert in that field. I don't know about the present situation because I feel that everybody is involved in master of other master, subjects. Yeah. Yes. So that was the limit in our committee. Okay. I can't say about the other committees, but in our committee that was the great thing. So you always spoke only on waste management? Only on the waste management, not others. बट त्यागी साहब कितने साल तक रहे होंगे चेयरमैन आपके साथ? त्यागी साहब तो मतलब चल रहे जब तक कि वो कम है. अच्छा, आपके साथ हमेशा वही चेयरमैन थे? हाँ. ओह, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सर. एक बार मैं आंसर्स ग्रुप का प्रेजेंट कर रहा था और उस जमाने में जब करता था, फिर धीमे धीमे छोड़ दिया ये करना, और मैं मानता हूँ वो ग्रुप बड़ा अच्छा था, बाकी मुझे नहीं पता और भी क्या चीज़ें. तो उनसे मुझे भी डर लगा, और किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ कि मिनिस्ट्री के प्रेजेंटेशन में गलती से अंसल्स ने भी अपना खाना बाहर से मंगा लिया था. कहा गया कि इससे नाराज हो गई कमेटी, उन्होंने बोला बाद में आना, आज तो नहीं करेंगे तुम्हारा, क्योंकि सारा उनका होता था उस समय, कौन सा स्कोप कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर, और ये बाहर से खाना ये लोग कैसे मंगा लिए. तो अगले प्रेजेंटेशन में मैं त्यागी साहब की तारीफ इसलिए करना चाह रहा हूँ, चलते चलते उन्होंने प्रेजेंटेशन को तो पोस्टपोन कर दिया, और मैं डर रहा था कि ये काम ना करें. चलते चलते बोले, हाँ श्रीवास्तव जी ऐसा करना, आप एक थोड़ा सा ना ट्रैफिक का एनालिसिस भी करके ले आना. वो एक एक्स्ट्रा काम हो गया. बट थैंक्स टू त्यागी जी, किसी त्यागी सर को मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, ऑल्दो मैं पर्सनली नहीं मिला, मैंने वो ट्रैफिक एनालिसिस करना सीख लिया. ऑल्दो मुझे जरूरत नहीं थी, कुछ और लोग भी कर सकते थे जूनियर. वो मेरठ का एक प्रोजेक्ट था जो सुशांत सिटी है, अगर आप देखोगे मेरठ में, तो बड़ा ही रिगार्डेड आदमी, आई बिलीव ही इज वेरी यस, बड़े ग्रेसफुल थे सर. वेरी उनका मैंने वो देखा ना एक ग्रेस, कि हम लोग भी उतने इंटिमिडेट नहीं हो रहे थे, लग रहा था कि हाँ एक कोई पैटर्न है उधर और जो चीजें ढंग से करेंगे. नहीं, एक केस है बड़ा इंटरेस्टिंग. हाँ बताएं सर, बताएं. एक केस पुटअप किया गया, दैट वाज ऑन द 11th आवर, कि इसको आज ही सुनना है जी. त्यागी साहब ने कहा मेंबर सेक्रेटरी को कि भाई अभी आया है ना, तो हमको पढ़ने का मौका मिला है नए मेंबर्स को, तो वी कैन नॉट टेक अप, सर प्रेशर है. ठीक है,
जब वो आए प्रेजेंट करने, तो त्यागी साहब ने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपका केस है, बट वी हैव गॉट जस्ट नाउ and no one has time to go through it. So it will be better you come next time. Yes, right. And he rejected. And The presenter told, sir, आपको करना पड़ेगा. oh, अच्छा, He said, आज तो नहीं हो सकता. oh, Next time आइए. क्या बात, क्या बात. Wonderful, wonderful. So that was his personality. That was sir. ऐसे कम ही लोग मिलते थे. इसीलिए मैं कभी उनसे मिला नहीं, बट मुझे बड़ा मजा आता था उनको देखने में, एक दो बार जो मौका मिला. Wonderful, wonderful. Nobody could influence him. Nobody could. So त्यागी सर अगर सुन रहे होंगे तो आपके लिए मैं क्लैप करता हूँ सर पर्सनली, क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हुई, बट बड़ा अच्छा लगा. चले सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भागता चला जाएगा मुझे लग रहा है. कि फिर आप मुझे बताएं ये टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी क्या है और आप उसके चेयरमैन कैसे बने? It was a very coincidence. I don't know. मतलब I got the call from Vinod Babu from CPC. जी जी. कि Saxena साहब, we want you in a committee on hazardous waste. I said, okay, I don't have any problem. So I was not knowing that for as what capacity, or I said it's a member. And after 2-3 months, I received a letter from CPCB that you are appointed as the chairman of the committee. Chairman. I was shocked. Of course you were shocked. And basically this is to review the projects on the waste which are generated from the industries, hazardous waste, how to recover the products, the byproduct or byproducts, how to make use of the waste in making the another project, Is it another doing good? product. Is it doing good? Yeah, doing good. You are satisfied कि कुछ निकल पा रहा है वहाँ से? Yeah, yeah. हाँ. Because इसकी बड़ी requirement है सर. Yeah. क्योंकि waste. But there are certain gaps which we have identified. Of course. Still there are, because as per rules, liquid hazardous waste is not coming under the hazardous waste rules. It is treated the wastewater. It is treated as per Water Act as an effluent. But you think even liquid hazardous waste can be there are many treated, things which can be recovered from that. Recovered from. Achha. Yes. So that I am trying to push it. Okay, and you are hopeful? Let me try. Because the amendment has to be done by the ministry. So we have to put up the case. And your members supporting you? I have not yet discussed with them. You have not yet discussed. But I will discuss, because because I came to know this only recently by 2-3 presentations where we had to deny that, say, sorry, this is not coming under the hazardous waste rules. सक्सेना साहब, कुछ एक दो और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने नमामि गंगे की बात की. अब मुझे नहीं पता, आपके टेक्निकल इवैल्यूएशन तो चलिए एक अच्छा है, दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द होल थिंग, बट ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे आप ईएसी में रहे हों, चाहे आप नैबेट ऑडिटर हों, चाहे आप नमामि गंगे में आपने जो भी किया सर उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि नमामि गंगे के कुछ पहलुओं को मैं भी जानता हूँ. Conflict of interest, because now you are sir very senior professional and you are kind of guide who is leading some field of environment management for India. ये कैसे आप लगता है कि खत्म होना चाहिए? अब आप ये नहीं कह सकते है नहीं, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता. कभी आपने सोचा ऐसा कि इसको खत्म करने के लिए आपके पास कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो यंगस्टर्स जानना चाहते हैं? क्योंकि मैं उनकी परेशानी आपको बता दूं, पहले आप परेशानी समझेंगे. अच्छे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सीवीज कंपनी यूज करती है, उसके बाद क्या होता है कि क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं है, क्लाइंट को क्या इंटरेस्ट है वो जाने, वो पर्सन्स वर्क नहीं करते, फिर कोई भी नौजवान आके काम कर रहा है, रिपोर्टें गलत बन रही हैं. आपने जैसे नमामि गंगे बहुत सारे प्रोजेक्टों को अगर मैं आपको नाम गिनाऊं, वहाँ के जो देखने वाले हैं करता धरता, वो उन कंपनियों को जिनको वो मॉनिटर कर रहे हैं बाद में उसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं. उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आकर के फंडिंग एजेंसीज के प्रोजेक्ट जाके ऑडिट कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. ये आप समझते होंगे. अब आपके लिए मुश्किल है, अच्छा इसलिए मैंने नाम नहीं लिया. इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से ये बड़ा एक विशेष साइकिल क्रिएट हो गया है कि जो पावर आप पोजीशन में हैं
वो कंसल्टेंसी भी अलोकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, फिर उन्हीं के साथ बाद में वो उनको ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो इस टाइप के एजेंडा क्या होते हैं, और क्या हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए या गवर्नमेंट को कुछ इसमें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाना चाहिए? Anand, it's a very difficult question. जी। Uh, if a real expert is there, and if he is providing the advisory services in order to improve the environmental quality, हम्म, till so far it is good. हम्म, But if he's compromising, then it's a conflict of interest. हम्म, Because any expert should not uh, compromise with their profession. That is my thinking. That is your thinking, sir. Yeah. But I am asking for your experience because जो youngsters हैं, believe me, youngsters are in trouble, they are frustrated because आज के रिपोर्टों में या इवन वाटर एनालिसिस की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जहाँ मेरी भी सीवी शायद यूज हुई है, चूंकि उन्हें क्वालिटी ही नहीं चाहिए, उनको ऑर्गेनाइजेशन से क्वालिटी नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक रिपोर्ट। और जो यंगस्टर्स काम करना चाह रहे हैं उनको जब आप करने को नहीं दोगे, उनको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम्हें बस रिपोर्ट सबमिट कर रही है, अपना उसमें दिमाग मत चलाओ। तो ये जो या तो ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है या हमें इसे कलयुग मान करके छोड़ No, के it आगे is बढ़ it is a जाए। mindset at every level. इट इज एट Every level. तो इसका सोल्यूशन क्या है अगर मैं Because या, I give you a very great example. जी। Everybody knows about the Thane Creek. हम्म, Is it a polluted or non-polluted? हम्म। क्या है आप बताइए? आपने क्या पूछा था? थाने क्रीक, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। बॉम्बे में हाँ, हाँ। थाने क्रीक है. थाने क्रीक, हाँ, थाने हाँ, क्रीक. हाँ, हाँ, Everybody knows हाँ, हाँ, it is polluted. it's a highly हाँ, polluted, हाँ, critically polluted yes, yes, area. yes. Thane itself is so polluted. Now, I have come across as an auditor जी। an EIA report हम्म, where Thane Creek was reported as a non-polluted. हम्म। It was cleared by the SESC. ओह, ओह, हम्म, I don't want to say further yes. about it. तो मेरे So ख्याल से nobody see environment is a subject to be talked. हम्म, We have the most stringent laws and Mhm. regulations Mhm. in our country. हम्म। However, the implementation is very poor. तो क्या करें सर? फाइनल क्वेश्चन आपको इस सेशन में मैं पूछना चाहूंगा, कैसे इसको करें अगर हमारा एनफोर्समेंट वीक है? फ्रॉम द एनफोर्समेंट साइड इफ इट इज वीक, फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन साइड इफ इट इज वीक, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पीपल हु आर कॉन्सेप्चुलाइजिंग द होल थिंग इट इज वीक। तो हमारे रूल अच्छे रहने से फायदा क्या है? My suggestion would be that the implementation side हम्म, should be assisted by the technical experts of the private agencies. हम्म, Just like in USA, हम्म, where the auditing is being carried out by the third party. हम्म, Even the EIAs are being not prepared Hmm. by the proponent. हम्म, It is being prepared by the government and given to the third party so that it's neutral. Presently, the EIA which are being prepared, it's a proponent based. हम्म, Whatever he wants, that will be included. हम्म। So that should be That should given a thought. Okay. You mean to say US में third party करती है for proponent, Yes. not the proponent, Yes. is it? Yeah. अच्छा, even I don't know this, Yeah. sir. Huh? I think No, it's a neutral. it's a neutral, of Yes. course. It has to be neutral. And yeah, that's a good idea. And what is your opinion about the third party audit which MOEF is going to start with? I think it should improve it. It should. It should improve. हाँ। ऐसा तो नहीं है फिर वही collusion हो जाएगा, मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन से मिल गया। डू यू थिंक चेक्स एंड बैलेंसेस, आपका ओपिनियन कुछ लिया गया है? नहीं। नहीं इसके क्योंकि मैं तो हर जगह ये देख रहा हूँ सर कि ये जो इंटीग्रिटी इश्यू है, इसको जब तक अगर हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है, चाहे हम कितने सारे हम वो चीज़ें बनाते चले गए। बड़ा अच्छा एक एग्जांपल था, अभी मैं किसी प्रोजेक्ट में आई वाज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट, एक हिल मास है एंड इट्स अ फंडेड प्रोजेक्ट। हिल मास के लॉन्ग रोड जा रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको एनवायरमेंट सोशल असेसमेंट में हमने पाया कि बहुत सारे हाउसेज जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, और इधर हिल में हमने देखा शेड्यूल 1, 2, 3 की स्पीसीज नहीं है, फॉरेस्ट आ रहा है, चलो क्लियरेंस ले लेंगे, हिल को काट दो। देयर वाज ए स्ट्रेट डिसीजन कि हिल को हम काट सकते हैं।
आई पुट माई फुट डाउन, मैंने कहा अब इतने जो ज़्यादा आप ये कर्विलिनियर जो दे रहे हैं, जिन्हें हम हेयर पिन बैंड कहते हैं, ज़रूरत क्या है? उन्होंने बोला ग्रेडियंट को हमें 14 से लेके 8 पे लाना है इसलिए। हमने कहा ये रोड आपका NHAI नहीं है, ये तो PWD रोड है, तो आप थोड़ा इसको कम कर दो, 10 पे कर दो। Lot of discussion happened, but what I realized, which I wrote in my LinkedIn also, nobody is talking about the mass of hill as such. It is not considered as a sensitive environment or sensitive receptor. We have loss for schedule 1, 2, 3 species, we have loss for forest, trees, we have loss for water body, but hill mass as such, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी बड़ी ये दुविधा का मुझे लगा सर। एटलीस्ट एक केस में तो मैं DPR को कन्विंस कर पाया कि इसको कम कर दो, उन्होंने किया भी। बट नाउ यू टेल मी, वो DPR प्रोजेक्ट में हमारा इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन कहाँ आता है? वो तो ये देखते हैं कि कम से कम हमें अगर एक्वायर करना है लैंड, तो इसलिए इसको इधर मोड़ दो और इसको दिखा दो शेड्यूल 1, 2, 3 क्लियर है, फॉरेस्ट ले लेंगे और काट दो हिल को जितना काटना है। मेरे ख्याल से इसीलिए उत्तराखंड हिमाचल की ये कंडीशन हो रही होगी। Anand ji, we talk about the sustainable development. जी, I feel that it is only on the paper. ओके, We talk that the economic development should be there, यस, it should but be. at the same time, the environment should not be compromised. But to some extent, I think we are compromising the environment. Yeah. That should be taken into consideration. You told very clearly that's what's happening in Uttarakhand or in Himachal. We have made development. I think it's not a planned development. Yeah, it is not. Integrated development. It's not integrated development. And that's the fundamental of sustainability. वर्ड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने का जो है, अभी आपने वो उनका गाडगिल साहब का सुना है, जी, काफी माधव गाडगिल, माधव गाडगिल का, he did a very good report on the Western Ghat, जी, and I think many things were compromised in that. So sustainable development should be followed in its spirit. चलिए सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी फॉलोड इन स्पिरिट। सक्सेना साहब ने बोला कलयुग का टाइम है, देखते हैं क्या होता है सर। क्या पता है ऐसी किसी कमेटी में आपको अचानक फिर से आ जाए कॉल। सर 75 साल के हो गए। कोई नहीं सर। अब सर मैं आपके लिए पर्सनल कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, बिकॉज एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि आपकी जो एक द वे यू कम अक्रॉस एज अ वेरी हम्बल पर्सन, उसके बारे में हम बात करेंगे सर। फिर हम आपके बात करेंगे थोड़ा परिवार के बारे में सर। आई would be excited to know about your personal life, about your family, and also about the 2 dogs. मुझे डॉग कहना आपके सामने थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि वो आपके बच्चे की तरह हैं। बिल्कुल। तो आपके 2 जो बच्चे हैं, हम उनकी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं सर। Sure. चलेगा? थैंक यू सर। We will be back after a few moments.